कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां कैमरा हमें हमारे हीरो लू की झलक दिखाता है। चेहरा ऐसा कि मैगजीन कवर पर फिट बैठे, लेकिन स्वभाव जैसे किसी ने नींबू निचोड़कर मूड में मिला दिया हो। लू इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, WSA यानी वाइन एंड स्पिरिट्स एसोसिएशन का सदस्य। मतलब बड़े बड़े लोग उससे पूछकर ही तय करते हैं कि कौन सी वाइन कितने की बिकेगी और किस लेवल की है। एक तरह से वाइन का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। अब दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारी नटखट हीरोइन बुजुई की, एक लोकल ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट में पूरी भीड़ की नजरों के सामने। जहां बाकी लोग एक छोटे घूंट में ही चकरा जाएं, बुजुई पूरा बड़ा ग्लास ऐसे खाली कर देती है जैसे नींबू पानी हो। सबके होश उड़ जाते हैं और वो सीधे पहले नंबर पर पहुंच जाती है। कैश प्राइज मिलता है और वो खुश होकर घर की तरफ निकलती है। लेकिन उसके रास्ते में आता है डी, वही आदमी जिससे उसने ढेरों पैसे उधार लिए थे। वो सारा इनाम छीन लेता है और धमकाकर चला जाता है कि पैसे जल्दी चुकाओ। लेकिन ये बुजुई है, जुगाड़ू लेवल 100। उसने पहले ही कुछ नोट चोरी छिपे बचा रखे थे। घर पहुंचकर इतना खाती है जैसे पूरा दिन भूखी रही हो, पर उसकी असली परेशानी यह है कि वो खाने का स्वाद महसूस ही नहीं कर पाती। अगले दिन फिर एक कॉन्टेस्ट, क्योंकि घर में बूढ़े पिता हैं जिनकी याददाश्त गई हुई है और पूरा खर्च उसी के कंधों पर है। जीत हार की टेंशन के बीच कॉन्टेस्ट खत्म होता है और बाहर वो अपने दोस्त यिंग से मिलती है। और यहीं से शुरू होता है सबसे मजेदार टकराव। बुजुई गलती से लू की कार के सामने आ जाती है और उसकी प्यारी कांच की बोतल कार में फंस जाती है। लू तो जैसे उसके अस्तित्व को इग्नोर कर देता है। बुजुई बार बार चिल्लाती है, अरे रुक जाओ, लेकिन जनाब के कान में जून तक नहीं रेंगती। आखिरकार वो गुस्से में उसका फोन उठाकर लू की कार पर दे मारती है और कार का शीशा चकनाचूर। लू ब्रेक लगाकर बाहर आता है और कहता है, दूर रहो, अजीब सी गंध आ रही है। बुजुई भी कम नहीं, क्यों, पास आई तो खा जाऊंगी क्या? बहस के बाद बुजुई जबरदस्ती अपनी बोतल छुड़ा लेती है और रोड क्रॉस करते समय गाड़ी आते आते वो टल जाती है, क्योंकि लू उसे पकड़कर बचा लेता है। इसी अफरा तफरी में दोनों का एक अजीब सा किस हो जाता है। उसके बाद लू हाल बेहाल मुंह धोता फिरता और बुजुई उसी बोतल से कुल्ला करके उसे वापस उसी पर उड़ेल देती है। बुजुई कुछ पैसे रखकर चली जाती है, पर इतने पैसों में महंगी कार का शीशा क्या ठीक होगा? लू इसे अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ लू एक शो में पहुंचता है जहां उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक फैन शिया तो उस पर जान छिड़कती है, और वहीं दूसरी तरफ बुजुई फिर एक ड्रिंकिंग इवेंट जीतती है, लेकिन इस बार उसे खुद को अजीब सा लग रहा है। उधर लू वाइन टेस्ट करता है तो पता चलता है उसे किसी चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा। रात को घर पर लू दर्जनों बोतलों का स्वाद जगता रहता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। वहीं बुजुई अचानक खुश होकर खाने पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसका खोया हुआ स्वाद वापस आ गया था। अगले दिन दोनों एक ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर कहता है सब ठीक है, पर जब बुजुई डॉक्टर को बताती है कि अचानक उसका स्वाद वापस आया है, तब लू दूर खड़ा ये सब सुन लेता है। तब लू उसे बाहर खींचकर कहता है, ड्रिंक टेस्ट करो। बुजुई मना करती है, पर जब लू उसे पार के शीशे की याद दिलाता है और कि वो ब्रिटेन से लाया गया था, वो मान जाती है। वो एक एक फ्लेवर बताती है और लू समझ जाता है उसका स्वाद बुजुई के पास चला गया है, और तब उसे क्लिक होता है, वो किस। बस फिर क्या, लू उसे दोबारा किस कर देता है और उसका स्वाद वापस आ जाता है। लेकिन नया प्रॉब्लम, जब वो वाइन टेस्ट करता है तो दिमाग में वाइन की जगह पिज्जा बर्गर घूमने लगते हैं। लू बुजुई को डांटता है, ये सब खाने का हक किसने दिया? बुजुई हंस देती है, मेरी टेस्ट बट मेरी मर्जी। लू झेम कर सिर्फ इतना कह पाता है, मेरी किस की आदत मत लगवा लेना। इस पर बुजुई उसे मजे से एक थप्पड़ रसीद कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच स्वाद का ये अजीब सा खेल चालू रहता है। एक की टेस्ट जाती है तो दूसरे की आती है। कहानी आगे बढ़ती है। लू अपने करियर, अपनी नाराजगियों और बाप से पुराने झगड़े में फंसा है। उधर बुजुई कर्ज में। दोनों अपनी अपनी दुनिया में डूबे हुए हैं, लेकिन ये टेस्ट एक्सचेंज वाला रहस्यमय राज उन्हें बार बार एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। लू बुजुई को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे टेस्ट वापस दिला सके। बुजुई मजबूरी में राजी हो जाती है, क्योंकि डी का कर्ज वो अकेले कभी नहीं चुका सकती थी। अब दोनों की जिंदगी आपस में टकराकर एक दूसरे में घुलने लगी थी, जैसे दो अलग अलग फ्लेवर्स अचानक एक ही बोतल में मिल गए हों। आगे चलकर हम देखते हैं मिया की एंट्री, बाइडो की वापसी, कंपटीशन के बड़े बड़े चैलेंज, लू का पिता,
मुंह का मुकाबला और बुजुई का उस मुकाबले में देर से पहुंचना, जिसकी वजह से सब बुरी तरह उलझ जाता है। मुंह के साथ हुई भिड़ंत में लू हार जाता है और उसके फैंस भड़क जाते हैं। बुजुई उसके साथ खड़ी तो रहती है, पर घर लौटकर लू गुस्से में उसे डांट कर भेज देता है। बुजुई आंसू रोकते हुए सामान पैक करती है। बुजुई जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगती है, दरवाजे पर ही उसे लू की हालत दिख जाती है, जमीन पर आधा लेटा, पूरी तरह नशे में डूबा हुआ। वो पहले तो हिचकती है, लेकिन फिर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी लू उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और लड़खड़ाती आवाज में कहता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। उसका वो टूटा हुआ लहजा सुनकर बुजुई के कदम वहीं जम जाते हैं। उसी पल वो तय कर लेती है कि चाहे लू कुछ भी बोले, चाहे कितना भी गुस्सा करे, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर मिया अपने बॉस के ऑफिस पहुंचती है, चेहरे पर ग्लानि, आंखों में थकान। वो कहती है, लू हार गया है और उसकी इस हालत में मेरी भी गलती है। मैं अब ये नौकरी नहीं कर सकती। बॉस उसे लंबे समय से जानता है, उसकी मेहनत की कद्र करता है, इसलिए बिना सोचे वो मिया का इस्तीफा ठुकरा देता है। वो शांत लहजे में समझाता है, तुम परेशान हो इसलिए ऐसा सोच रही हो, कुछ दिन आराम करो, मन हल्का होगा तो वापस आ जाना। सुबह होती है, लू भारी सिर लेकर उठता है और सामने बैठी बुजुई को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? बुजुई बिना हिले जवाब देती है, क्यों जाऊं? हमारे बीच जो समझौता हुआ था, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। लू थकी मुस्कान के साथ कहता है, मैं हार चुका हूँ, उस डील की अब कोई अहमियत नहीं रही। बुजुई उसे साफ साफ सुनाती है, एक मुकाबले में हारने से इंसान खत्म नहीं होता। तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने खुद को ठीक से तैयार ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक हार है, दुनिया का अंत नहीं। लेकिन लू उसकी बात सुनने के बजाय फिर से ग्लास भर लेता है। अब बुजुई का धैर्य टूट जाता है। वो सीधे उसके हाथ से वाइन का ग्लास उठाकर दूर रख देती है। इधर लू के पिता मुंह को कॉल करते हैं और खुशी से बताते हैं कि उनके समझौते के हिसाब से अब रोज वाइनरी मुंह के नाम हो चुकी है। मुंह के चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे उसका एक बड़ा सपना पूरा हो गया हो। उधर मियाँ घर लौट रही होती है कि अचानक एक लड़का रास्ता रोककर पैसे मांगता है। मियाँ उसे थोड़े पैसे देती भी है, लेकिन वो और ज्यादा चाहकर उसका बैग खींचने लगता है। तभी बाइडो वहां आ धमकता है और बिना वक्त गंवाए उस लड़के को पकड़कर पीटने लगता है। मियाँ घबराकर चिल्लाती है, रुको, मत मारो, वो मेरा भाई है। ये सुनकर बाइडो उसे तुरंत छोड़ देता है। मियाँ थोड़ी दूरी तक चलती है और नोटिस करती है कि बाइडो कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा है। उसे समझने में देर नहीं लगती, वो बस ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए। इधर लू टीवी ऑन करता है और देखता है कि उसके पिता ने सचमुच रोज वाइनरी मुंह को सौंप दी है। ये खबर उसके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरती है। टीवी की स्क्रीन देखते देखते उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वही छोटी सी फैक्ट्री, वही हल्की रोशनी और उसकी माँ काम में डूबी हुई। बचपन वाला लू माँ से कहता है, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आप काम क्यों करती जा रही हैं? माँ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये रोज वाइनरी मेरी मेहनत से खड़ी हुई है, इसे छोड़ कैसे दूं? छोटा लू मासूमियत से वादा करता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको इतना काम कभी नहीं करने दूंगा। उधर येंग फोन पर न्यूज देख रही होती है और लू के बारे में छप रही बुरी बुरी खबरें देखकर परेशान हो उठती है। वो तुरंत बुजुई को कॉल करती है, तुम लोग ठीक हो? लू तो घबरा नहीं गया? बुजुई कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन लू बहुत बुरी तरह टूट चुका है। इसी बातचीत के बीच बुजुई को अचानक किसी चीज गिरने की तेज आवाज सुनाई देती है। वो फौरन फोन छोड़कर लू के कमरे की तरफ भागती है। अंदर पहुंचते ही दृश्य देखकर उसके कदम थम जाते हैं। कमरा अल्कोहल की गंध से भरा है, फर्श पर कांच के टूटे टुकड़े बिखरे हैं और लू वहीं जमीन पर बैठा खुद को और शराब में डुबो रहा है। वो समझ जाती है कि अब उसे सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि किसी की सख्त जरूरत है। लू शाम बिल्कुल चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से बुजुई ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे किसी को देखते ही उसके अंदर का अलार्म बज उठा हो। वो बोली, अरे ठहरो, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? बताओ, मैं छोड़ देती हूँ। लू ने एक पल उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो भारी सी चुप्पी थी जो बताती है कि आदमी बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहना बहुत कुछ चाहता है। थोड़ी देर बाद वो धीमी आवाज में बोला, माँ के पास जाना है। बस इतना सुनना था कि बुजुई ने बिना कुछ पूछे कार की चाबी उठाई और उसे सीधा कब्रिस्तान पहुंची। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। कब्र के सामने बैठकर लू जैसे किसी और दुनिया में चला गया, जहां उसकी माँ हंसते हुए उसे उसके जन्मदिन पर वो पहली वाइन सौंपती है। वो वाइन जो रोज वाइनरी की शुरुआत थी और जो अब मुंह के कब्जे में जा चुकी है। लू के चेहरे पर सब साफ दिख रहा था, उसके अंदर का दुख, उसकी माँ की यादें
और खुद के हारने का तिल मिलाता हुआ गुस्सा। वापसी में बुजुई ने उसे एक शब्द नहीं कहा, बस उसे चुपचाप घर तक लाकर छोड़ दिया। रात को बुजुई को येंग का कॉल आया, तुरंत मिलो, मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाना चाहती हूँ जो अभी बहुत काम आएगा। अगले दिन बुजुई जब पहुंची तो वहां यंग के साथ खड़ा था शिया, वही लड़का जो लू का कट्टर फैन है। यंग ने दोनों को मिलवाया और शिया बिना समय गंवाए बोल पड़ा। लू इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर था, उसे गिराने की प्लानिंग मुंह ने की थी। बाहर जो खबरें चल रही है ना, वो भी नकली, कोई मीडिया नहीं, सब मुंह के लोग हैं। वो चाहता है कि लू सुमेनर की दुनिया छोड़ दे। बुजुई ने हैरानी से यंग की तरफ देखा। ये कहां से ढूंढ ला इसे? यंग हल्की हंसी में बोला, तुम दोनों को सुरक्षित रखना है। लू को चोट पहुंचेगी तो तुम पर भी असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो। बुजुई ये सुनकर पहली बार हल्का मुस्कुराई। शिया को जब पता चला कि बुजुई लू के घर में रहती है तो वो तो एकदम बच्चे की तरह उछल पड़ा। मुझे वहां ले चलो। यंग भी बोला, मैं भी चल रहा हूँ, और मैं भी लू से कहूंगा कि मैं उसका फैन हूँ। तीनों जब घर पहुंचे तो लू सोफे पर दोनों पैर फैलाकर आधा लेटा था, जैसे दुनिया से एकदम तंग आ चुका हो। शिया सीधे उसके सामने जाकर बैठ गया। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और आपके लिए सबूत लेकर आया हूँ। लू ने दस्तावेज देखे, फिर शांत लेकिन टूटी हुई आवाज में बोला, चाहे किसी ने कुछ किया हो या नहीं, हारा तो मैं ही हूँ, और मेरी हार इसलिए हुई क्योंकि मैं अपने घमंड में डूबा था। शिया तड़प उठा, ऐसा मत कहिए प्लीज। लू ने सिर झुकाकर कहा, मैं आइडल कहलाने लायक नहीं हूँ। बस इतनी सी बात पर शिया भड़क गया, टेबल पर चढ़कर चिल्लाने लगा, मैं जिस लू को जानता था वो ये वाला लू नहीं है। बुजुई भागकर उसे नीचे उतारने गई। शिया उतरो, ये क्या कर रहे हो? पर शिया ने उसकी तरफ उंगली उठा दी, सब तुम्हारी वजह से है। लू कभी नहीं हारा था और तुम आती पहली बार वो हार गया। यंग तुरंग बोला, इसमें बुजुई की क्या गलती है? तुम बेवजह भड़ास निकाल रहे हो। और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार लू फट पड़ा, बस दोनों बाहर निकलो। और आवाज ऐसी थी कि दोनों सच में दरवाजे से बाहर फेंकी गई लग रही थी। उधर बाइडू और मिया की नई नई दोस्ती खिल उठी थी। मिया अक्सर उसके बार चले आती, बातें होती, हंसी मजाक होता। उस रात बाइडू उसे घर छोड़ने भी गया। बारिश की शक्ल देखकर मिया ने अपना छाता उसे पकड़ा दिया। बाइडो की आंखों में जो चमक आई वो साफ थी। उसे ये छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगी। इधर लू बार बार उस कंपटीशन को अपने दिमाग में रिवाइंड करता रहा। एक पल अचानक उसका दिमाग जैसे खुल गया। गिलास में कुछ मिलाया था, मुंह ने। उसने ये बात बुजुई को भी बताई और थोड़ी देर में वो कड़वाहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। अब जान भी लिया तो क्या, जो होना था हो चुका है। वो और पीने लगा और बुजुई ने झट से उसका गिलास छीन लिया। दे दो, लू ने कहा। नहीं, बुजुई ने पीछे हटते हुए कहा। लू गिलास पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और बुजुई ने न जाने किस जज्बे में एक ही घूंट में सारी वाइन पी ली। लू हक्का बक्का रह गया। अगली सुबह बुजुई उसे पहाड़ों पर ले गई। दोनों एक छोटे कैंप में बैठकर खाना खा रहे थे। बुजुई हंसते हुए बोली, जानते हो, पहले मैं खाने का स्वाद नहीं ले पाती थी। लू ने चौंक कर पूछा, क्यों? बुजुई ने धीरे से कहा, बचपन में पापा की वाइनरी में खेलते हुए एक कंटेनर में गिर गई थी, उसी के बाद से स्वाद गायब। फिर वो उसे समुद्र के किनारे ले गई। हवा, रेत और बुजुई की शरारतें। लू के चेहरे पर जैसे धीरे धीरे रंग लौटने लगे। वो पहली बार मुस्कुराया। घर लौटकर बुजुई बड़े ध्यान से उसके लिए खाना बनाने लगी। लू जब खा रहा था, उसकी आंखों में यादें तैर रही थी। उसकी माँ भी इसी तरह उसे खिलाती थी। कुछ देर बाद वो अपने पिता से मिलने गया। इन सब साजिशों में तुम्हारा हाथ है ना? पिता ने ठंडी हंसी में कहा। मान भी लिया तो क्या, रोज वाइनरी अब मुंह की है। लू की आंखें लाल हो गई। मैं मामा की वाइनरी वापस लाऊंगा। और वो वहां से निकल गया। इधर बाइडो ने बुजुई को स्कूल में मिलने बुलाया। बुजुई खुशी से उछल पड़ी। दोनों स्कूल की पुरानी यादों में खो गए। वही जगह, वही कहानी। जब बुजुई को बचाते बचाते बाइडो का हाथ कट गया था, बुजुई ने रुंधे गले से कहा, काश मैं उस दिन तेज भागती। बाइडो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूं। उधर लो सीधे मुंह के पास जा पहुंचा। एक और मुकाबला चाहते हो? मुंह बोला, जो चाहिए था मिल चुका। लू ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, तुम रोज वाइनरी के मालिक हो, लेकिन क्या दूसरी वाइनरी नहीं चाहिए? अगर तुम जीत गए, मुनास वाइनरी तुम्हारी, और अगर तुम हारे, रोज वाइनरी मेरी। मुंह हंसा। तुम सोमिलियर हो, वाइनरी क्या चलाओगे? लू बोला,
इस कंपटीशन के बाद मैं सोमिलियर की नौकरी छोड़ दूंगा। मुंह मान गया। श्रेया दूर से ये सब सुन रहा था। मुंह जैसे ही बाहर निकला, वो सामने आकर बोला, अगर इस बार फिर कुछ गड़बड़ की ना तो छोड़ूंगा नहीं। मुंह हंसते हुए बोला, तुम पागल हो, और चला गया। रात को बाइडो बुजुई को लू के घर छोड़ने आया। लू भी आ गया और बाइडो से सीधा बोला, तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। बुजुई हंस पड़ी और लू उसे कमरे में खींच ले गया। मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। क्यों? मैंने क्या किया? अग्रीमेंट में लिखा है छुट्टी ले सकती हो, लेकिन बाइडो के साथ नहीं। उसे देखकर तुम्हें परेशानी क्यों होती है? लू ने घूरते हुए कहा, अगर उसने तुम्हें किस कर लिया तो मेरा स्वाद वापस कैसे आएगा? बुजुई ने आंखें घुमाई, बाइडो ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर लू ने मुंह वाले नए मुकाबले की बात बताई और मुनास वाइनारी की कहानी भी। अगले दिन उसने बुजुई को तमाम मसाले और ड्रिंक सूंघने चखने के लिए दिए। बुजुई ने सबसे ही बता दिया तो लू का चेहरा खिल गया। तभी शिया आया। लू ने उसे कहा, आज से तुम बुजुई के सुपरवाइजर। शिया की आंखें चमक गईं। फिर लू बाइडो के बार पहुंचा। मिया को टेस्ट ट्रेनर की नौकरी ऑफर की। मिया ने साफ कहा, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन जब उसके साथी लू का मजाक उड़ा रहे थे, लू बस सब सुनकर चुपचाप चला आया। अगले दिन बुजुई अपने सारे जंक फूड कूड़ेदान में फेंक रही थी। लू के स्वाद में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो बड़बड़ाई। फिर वो टेस्ट देने पहुंची, लेकिन वाइन की जानकारी पूरी नहीं लिख पाई। लू ने उसे मोटी मोटी किताबों का ढेर पकड़ा गया। सब याद कर लो। बुजुई ने दिन रात पढ़ाई की और आखिर टेबल पर ही सो गई। लू ने उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया। सुबह उसने कहा, आज से रोज 20 बोतल वाइन टेस्ट करनी होंगी। बुजुई की आंखें फैल गईं। 20? इतनी वाइन बर्बाद? लू हंस पड़ा, मेरी वाइन है, चिंता मत करो। बुजुई जब आंख बंद करके सुगंध पहचानने की कोशिश कर रही थी, लू और वो इतने करीब आ गए कि दोनों को सांसें तक सुनाई देने लगी। उधर मिया के भाई ने गुंडे लाकर बाइडो के बार में हंगामा किया। बाइडो ने सबकी अच्छी मरम्मत की। मिया आई तो उसने भाई की जमकर क्लास ली और बाइडो ने उसे बैठाकर शांत कराया। धीरे धीरे बुजुई वाइन की दुनिया में एक्सपर्ट सी बन गए। लू ने उसे एक दिन की छुट्टी दे दी। बुजुई खुशी से नाच उठी। लू, तुम बहुत अच्छे हो। लू बोला, ऐसे मत हंसो, भद्दी लगती हो। बुजुई आग बबूला, क्या कहा? लू खिलखिलाकर हंस पड़ा। कमरे में आकर बुजुई को बाइडो का मैसेज मिला, कल मिलना है, एक गिफ्ट देना है। अगले दिन बुजुई जल्दी तैयार होकर निकलने लगी, लेकिन हड़बड़ी में अपनी प्रिय कांच की बोतल वहीं भूल गई। बाइडो ने उसे बेहद खूबसूरत अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। दोनों ने पूरा दिन घूमकर बिताया। बुजुई सचमुच खुश थी। उधर लू को भी आज बुजुई का बर्थडे पता चला। उसने यांग को बुलाकर घर में सरप्राइज तैयार करवाया। उसने बुजुई के पसंदीदा खाने की लिस्ट ली, खुद बनाया। यांग ने मुस्कुराकर कहा, बुजुई कितनी किस्मत वाली है, बॉस होकर भी तुम इतना सब करते हो। लेकिन तभी हादसा। लू के हाथ से बुजुई की कांच की बोतल गिरकर टूट गई। शाम को बाइडो ने बुजुई को आईफोन गिफ्ट किया और प्रपोज भी कर दिया। बुजुई उसे पसंद करती थी, लेकिन लू के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूरन मना कर दिया। बाइडो को यकीन नहीं आया। घर लौटते यांग ने बताया, देखो ये सब लू ने तुम्हारे लिए किया है। बुजुई का दिल सचमुच पिघल गया। लेकिन रसोई में पहुंचते ही उसकी नजर टूटी हुई बोतल पर पड़ी। उसका चेहरा उतर गया। ये किसने तोड़ी? लू बोला, सिर्फ एक बोतल के लिए इतना? बुजुई चिल्लाई, मुझे नहीं चाहिए, वही चाहिए। वो कूड़ेदान में हाथ डालकर कांच के टुकड़े उठाने लगी। लू दौड़ कर आया। रुको, हाथ कट जाएगा। बुजुई ने गुस्से से कहा, तुम्हें भावनाओं की कीमत नहीं पता, तुम समझ ही नहीं सकते। और वो तूफान की तरह घर से बाहर निकल गई। रात का वक्त था। लू करवटें बदल बदल कर थक चुका था, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, बुजुई। आखिरकार तंग आकर वो उठ बैठा और जाकर उसकी टूटी हुई कांच वाली बोतल को जोड़ने लगा, जैसे उसे ठीक करते करते अपना मन भी ठीक कर लेगा। तभी पीछे से आहट हुई। यांग था। यांग ने आते ही वही सवाल चिपका दिया जो लू सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा, तू अभी तक यहाँ बैठा है, बुजुई को ढूंढने क्यों नहीं गया? लू ने बिना ऊपर देखे तस्वीरें उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी, बुजुई और बाइडो की। आवाज में कड़वाहट थी। क्यों ढूंढूं? देख, दोनों फिर साथ घूम रहे हैं, साफ है वो उसी के पास होगी। यांग को भरोसा नहीं हुआ। वो बोला, तू उसे पसंद करता है फिर भी ये सब कैसे मान लेता है? लू ने तुरंत काटा, किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? मुझे तो उससे सबसे ज्यादा चिढ़ है। यांग मुस्कुराया। उसे पता था कि चिढ़ उतनी ही गहरी होती है जितना कोई दिल में बसता है। उसने चुटकी ली, ठीक है मान लिया, पर अगर बुजुई और बाइडो साथ हैं
तो तू समझ ही रहा है, किस वगैरह। तेरे स्वाद का क्या होगा फिर? ये सुनते ही लू का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके दिल की नस छेड़ दी हो। वो बिना कुछ कहे उठ पड़ा और सीधा बाइडो के बार में पहुंच गया। बुजुई को ढूंढता हुआ वो एक कमरे तक पहुंचा जहां दीवार पर बुजुई और उसके पिता की तस्वीरें सजी थीं। बस उन तस्वीरों को देखकर उसे समझ गया कि बाइडो के इरादे सीधे नहीं हैं। लू ने उसे चेतावनी दी, अगर बुजुई को जरा भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर यांग ने बुजुई को फोन लगाया। जैसे ही बुजुई ने उठाया, यांग ने कहा, लू तुझे खोज रहा है, तूने फोन बंद क्यों किया हुआ था? बुजुई नाराज थी, बोली, तू उसका पक्ष क्यों ले रहा है? उसने मेरी प्यारी बोतल तोड़ दी है। यांग ने तुरंत पलटवार किया, और तू उसका दिल तोड़ दिया है। वो पूरे दिन तेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था और तू झूठ बोलकर बाइडो के साथ घूमने चली गई। उधर बाइडो एक वाइनरी के बाहर खड़ा था और कहानी अतीत में चली गई, जहां उसका बचपन, उसका परिवार और उसके पिता के गायब होने की दर्दनाक यादें थीं। दूसरी तरफ बुजुई अपने पिता के साथ घर पर थी। तभी बाइडो आया। उसके थोड़ी देर बाद लू दरवाजे पर पहुंच गया। बुजुई का हाथ पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश की और उसी समय बाइडो ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों तरफ से खींचतान। उसी वक्त बुजुई के पिता अंदर आए और उन्हें लगा कि ये तीनों कोई बचकाना खेल खेल रहे हैं। बाहर निकलकर बुजुई ने लू से कहा, तुम यहाँ से जाओ। लू बोला, बाइडो के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो तुझे लेकर। लेकिन बुजुई सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसके पिता ने खाने पर बुला लिया। लू ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है, और बिना पूछे वापस अंदर घुस गया। टेबल पर माहौल उतना ही अजीब था जितनी उम्मीद थी। बाइडो खाने की तारीफों में लगा था और बुजुई के पिता उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लू का अंदर का ईर्ष्या मीटर ऊपर चढ़ गया। उसने बुजुई को खाने से बाहर बुलाया और स्वाद वापस पाने के लिए उसे किस करने की कोशिश की। बुजुई मानी नहीं, भागी और भागते भागते उसकी बाहें लू पर जा टिकी। लू ने मौका देखकर उसे किस कर दिया और उसका स्वाद लौटाया। खुश होकर बुजुई के पिता बोले, लू तेरी जीभ की तो कोई तुलना ही नहीं। इसके बाद लू बुजुई को उसकी बोतल वापस देते हुए घर ले आया। बुजुई बोतल देकर फिर बच्चे की तरह खुश हो गई। इधर मुंह इंटरव्यू दे रहा था और सब उसे पिछले प्रदर्शन के लिए सराह रहे थे। उधर लू और बुजुई प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए थे। बुजुई उसे टिप्स दे रही थी और लू बस उसकी खिल्ली उड़ाए जा रहा था। लेकिन दोनों की नोकझोंक में एक अलग सी मिठास थी। बुजुई ने लू को एक्सरसाइज भी कराई और वहां भी दोनों की शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात में लू उसे बाइडो के बार ले गया ताकि वो उसे दिखा सके कि बाइडो कुछ छुपा रहा है। लेकिन बाइडो पहले ही सब समझ चुका था। उसने दीवार से पुरानी तस्वीरें हटा दी और मेज पर बुजुई के साथ अपनी एक फोटो रख दी। लू और बाइडो के बीच झगड़ा होना ही था। बुजुई बीच में आकर बोली, लू तुमने उसे गलत समझा है और अगर उसका कोई इरादा है भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात लू के दिल पर लगी। वो घर लौटकर इतना पी गया कि उसे अपना ही नन्हा वर्जन दिखाई देने लगा, जो उसे कह रहा था कि वो जल रहा है क्योंकि उसे बुजुई की परवाह है। लेकिन लू मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन यांग ने सच बताया। मू वही स्टूडेंट था जिसे लू के पिता ने फ्रांस भेजा था ताकि वो लू को चुनौती दे सके। लू के अंदर घुसा गुस्सा बाहर आने की जगह ढूंढ रहा था। उधर बाइडो मिया के साथ अपने भाई की पुण्यतिथि मनाने गया था। उसने पहली बार दिल खोल कर बात की, अपने जुड़वा भाई के बारे में, भरोसे के बारे में। बुजुई भी यांग से छुपकर बाइडो के पास चली गई थी। बाइडो ने उसे स्पेशल ड्रिंक दी। उसी वक्त लू भी वहां पहुंच गया और बुजुई को साथ ले जाने लगा। बाइडो ने बोतल देखकर कहा कि वो नहीं दिला देगा। लू समझ गया कि ये बोतल भी उसी की दी हुई है और वहीं लड़ाई छिड़ गई। बूज के बीच दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। बुजुई ने लड़ाई रोकने के लिए ये तक कह दिया कि अगर वो ना रुके तो वो पास खड़े स्टाफ को किस कर देगी। लू का पारा चढ़ गया और उसने सबके सामने बुजुई को किस कर दिया। बुजुई फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने ये सबके सामने क्यों किया? लू ने कहा, क्योंकि बाइडो तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी परवाह क्यों कर रही है? बुजुई ने तड़पते हुए कहा, क्योंकि मुझे वो पसंद है। ये सुनते ही लू वहां से निकल गया। पीछे से बुजुई आई, उसे मनाने की कोशिश करती रही। नूडल्स लाई। लू का गुस्सा पिघलने लगा। उसने कहा कि वो प्रतियोगिता में नहीं जाएगा क्योंकि स्वाद गायब है। लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उसका स्वाद वापस था। बुजुई की खुशी संभल नहीं रही थी। वो उछलकर लू के गोद में जा गिरी। उस रात दोनों ने तय किया कि वो जागते रहेंगे, कहीं स्वाद फिर से गायब ना हो जाए। लेकिन बुजुई थोड़ी देर में नींद में डूब गई। लू ने उसे चादर उड़ा दी और जागता रहा। सुबह लू बुजुई और यांग के साथ प्रतियोगिता में पहुंच गया। लू ने जब वाइन टेस्ट की तो उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। नतीजा आया, लू जीत गया। बुजुई खुशी में उछल पड़ी और लू ने उसे गोद में उठाकर घुमा दिया। शिया तो पागल ही हो गई खुशी में। सबको ट्रीट देने की जिद ले आई और सब बाइडो के बार में जा पहुंचे। घर लौटकर बुजुई ने कहा,
अब जब तुम जीत गए हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दोनों ने कागज फाड़ दिए, पर दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें तैर रही थी। आखिरी बार उन्होंने साथ में ड्रिंक की। रात गहरी थी। जब बुजुई जाने लगी तो लू ने कहा, आज मत जाओ, सुबह जाना। पर बुजुई को जाना था। अगले दिन मिया बाइडो से मिलने गई थी। उसने कहा कि वो अपना जन्मदिन उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन बाइडो ने साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। मिया टूट गई। उधर बुजुई लू से विदा लेकर चली गई और बाइडो उसे अपने घर ले आया। उसी समय मिया के ऑफिस में मू कंपनी का कंसल्टेंट घोषित हो चुका था। इधर लू रोज बाइनरी की हालत देख रहा था और अंदर ही अंदर टूट रहा था। बाइडो ने बुजुई को अपने बार में काम दिया। वो खुश थी, लेकिन जब मिया और मू वहां आए तो बाइडो के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। मू ने बताया कि लू के पास एक और वाइनरी है, मुनास वाइनरी। ये खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन मीडिया ने लू पर आरोपों की झड़ी लगा दी कि उसने नियम तोड़े हैं, पैसा कमाया है, धोखा किया है। मिया की कंपनी में मीटिंग हुई। सब चाहते थे कि वो अपने आर्टिकल में फेर बदल करे। मू ने भी यही कहा, सिर्फ कंपनी बचाने के लिए। ये बात लू तक पहुंची तो उसने डॉक्टर्स वाइन कंपनी के सारे डील तोड़ दिए। उधर बाइडो बुजुई को महंगे रेस्टोरेंट ले गया। बुजुई ने मुनास बाइनरी की वाइन मांगी, लेकिन उन्हें बताया गया कि सप्लाई बंद है। बुजुई ने नेट पर देखा लू पर कितनी मुसीबतें टूट रही थी और बगल की टेबल पर बैठे रिपोर्टरों की बातें तो जैसे आग में घी डालने जैसी थी। बुजुई से रहा नहीं गया। बोट कर बोली, किसने कहा कि लू का कोई दोस्त नहीं है? मैं उसकी दोस्त हूँ। इसके बाद वो डी के पास लोन लेने गई। दूसरी तरफ लू टेस्टिंग कर रहा था कि उसे एहसास हुआ, स्वाद फिर गायब। इसका मतलब था बुजुई का स्वाद लौट आया है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर बाइडो ने बुजुई को स्टोर रूम में भेजा। लाइट अचानक चली गई। उसे अंधेरे से डर लगता था। अतीत की यादें उभरने लगी, लहूलुहान मंजर, गिरना, डूबना। तभी बाइडो आया, पर उसने लाइट ऑन करने की जगह उसका गला दबा दिया। फिर अपने भाई की याद आई और वो रुक गया। लू वहां पहुंच गया और बाइडो को धक्का मारकर बुजुई को अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ मिया पर दबाव बढ़ गया। उसका बॉस जान गया कि वाइन कंसल्टेंट अकाउंट उसी का है। उसने कहा कि या तो अकाउंट डिलीट करो या नौकरी खतरे में है। मिया का मन टूट गया। थोड़ी देर रुककर मुंह मिया के पास वापस आता है। माहौल थोड़ा भारी है, लेकिन मुंह सीधा मुद्दे पर बोल देता है, जैसे किसी ने दिल में दबी बात अब जाकर कहा हो। वो कहता है कि मिया को शायद लगता हो नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन उसके हिसाब से मिया का पब्लिक अकाउंट उससे कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा मायने रखता है। मिया हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उसके लिए लिखना कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि दिल का काम है, एक ऐसी चीज जो उसे शांत भी करती है और पूरा भी। मुंह थोड़ी देर उसे देखता रहता है, फिर मानो किसी पुराने सवाल का जवाब मिल गया हो। वो कह देता है कि अब जाकर उसे समझ आया कि लू ने मिया को इतने साल एडिटर बनाकर क्यों रखा था, क्योंकि वो अपने काम को मजाक नहीं समझती, वो सच्चाई से, दिल से काम करती है। इधर कहानी का दूसरा ट्रैक खुलता है। मिया का वो बेपरवाह भाई जिसने डी से पैसे उधार ले रखे थे, अब तक 1 रुपया भी नहीं लौटाता। डी इस बार साफ शब्दों में धमकी देता है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मिया को उठा ले जाएगा। डर और गुस्से में डूबा भाई ये बात बाइडो तक पहुंचा देता है और बस इतना सुनना था कि बाइडो का खून खौल उठता है। वो सीधे डी के अड्डे पर पहुंचता है, उसकी गुर्गों की धड़कनें बंद करा देने जितना पीटता है और फिर बिना एक शब्द बोले डी का पैसा चुका देता है, जैसे कह रहा हो कि मियाँ तक किसी का साया भी नहीं पहुंच सकता। उधर मियाँ की मुलाकात होती है बुजुई से। एक लंबी सांस लेते हुए मियाँ वो राज खोलती है जो इतने सालों से दबा हुआ था। वो बताती है कि जिसे बुजुई बाइडो समझ रही थी, वो असल में उसका भाई नानके था। दोनों एक ही पहचान में स्कूल इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पिता गुम हो गए थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि एक ही पढ़ाई संभाली जा सकती थी। और हाँ, नानके आज भी मानता है कि उनके पिता के गायब होने में बुजुई के पिता का हाथ था। बुजुई के दिल में एक झटका सा लगता है। तभी उसे याद आता है उसके पिता की वाइनरी में जो मैनेजर था, वही तो बाइडो और नानके का पिता था। अब वो घबराकर मियाँ से पूछती है कि असल में बाइडो है कहाँ। मियाँ कुछ पल चुप रहती है, फिर वो सच्चाई सामने रख देती है। 7 साल पहले बाइडो इस दुनिया से जा चुका है। बुजुई की आंखों में जैसे सारी रोशनी बुझ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और उसने कभी ये शक क्यों नहीं किया। मियाँ धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालती है और कहती है कि अब सबसे जरूरी है सच तक पहुंचना, जो हुआ उसे समझना और जो बचा है उसे संभालना।